हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 दोस्तों हमारा चल रहा है। इसमें आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, यानी आई स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, यानी यहाँ पे एक जो नॉर्मल फ्लावर है उसकी संरचना में कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 हमारा क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए इसके पहले हमने इसकी एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है जो कि बेसिक वीडियो है किसके ऊपर, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो देखिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। तो देखिए यदि हम बात करते हैं एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, तो देखिए बेसिकली यदि हम बात करें पुष्प के पाए जाने की जो संभावना होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पुष्प होते हैं वो बेसिकली आवृतबीजी पादपों में ही पाए जाते हैं। तो देखिए आवृतबीजी पादपों में जो पुष्प होते हैं, तो पुष्प का पाया जाना आवृतबीजी पौधों का महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी आवृतबीजी जो पौधे होते हैं इनमें ही फ्लावर पाए जाते हैं और ये एक विशिष्ट लक्षण होता है किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट का। तो आपको याद रखना है कि जो पुष्प होते हैं वो आवृतबीजी पौधों के विशिष्ट लक्षण होते हैं, यानी आवृतबीजी पौधों में ही पुष्प पाए जाते हैं, इसीलिए आवृतबीजी पौधों को हम पुष्पीय पौधे भी बेसिकली कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पुष्प होते हैं वो किसी भी पौधे के क्या होते हैं, प्रजननांग होते हैं। तो मुख्य रूप से जो पुष्प होते हैं वो आवृतबीजी पादपों के जननांग होते हैं। यानी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आवृतबीजी पादप या एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर ही क्या होते हैं, जननांग का कार्य करते हैं। अब देखिए पुष्प की यदि बात करें तो पुष्प बेसिकली होता क्या है, आपसे ये क्वेश्चन बार बार पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पुष्प एक्चुअल में है क्या, कि पुष्प है एक। अब आपको दे देगा भरने के लिए, तो आपको क्या बताना है कि पुष्प क्या होता है। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, यानी पुष्प की यदि हम बात करें तो यह एक मॉडिफाइड शूट होता है। आपको याद में रखना है पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है, क्योंकि आगे चल के जो प्ररोह वाला भाग होता है, देखिए नीचे वाला जैसे कि जब हम बीज बोते हैं तो उसमें से दो भाग बनते हैं, एक तो प्रांकुर वाला भाग बनता है जो ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम प्ररोह तंत्र कहते हैं, और एक भाग जो मूलांकुर होता है वो नीचे विकसित होकर के जड़ों में विकसित हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो ऊपर का भाग होता है, जड़ के ऊपर वाला जो तंत्र होता है वो क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र कहलाता है। तो उस प्ररोह तंत्र के भाग जो हैं वही क्या होते हैं, मॉडिफाइड यानी कि रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण करते हैं। तो आपको बताना है कि पुष्प क्या होते हैं, एक रूपांतरित प्ररोह होते हैं। अब देखिए यहां पे हम एक एक करके पुष्प के जो भी सभी भाग हैं उनको हम आपको आराम से बताएंगे, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे पूरा डिटेल में बताएंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग मिलकर के कौन कौन से भाग बने होते हैं। तो देखिए यदि हम पुष्प के नॉर्मल भागों की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पों में जो भाग होते हैं उनमें पुष्प ग्रंथि या डंठल की। यदि हम बात करें पुष्प ग्रंथि या डंठल की, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेडिकल। तो देखिए पुष्प ग्रंथि या डंठल की बात करें, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह किसी भी पुष्प का व्रंत या डंठल होता है। पुष्प व्रंत की यदि हम बात करें तो किसी भी पुष्प का क्या होता है, व्रंत या डंठल होता है, जिसके द्वारा पुष्प किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा रहता है। तथा जिन पुष्पों में व्रंत पाया जाता है ऐसे पुष्पों को हम सव्रंती पुष्प कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ऐसे पुष्प जिनमें कि व्रंत पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सव्रंती पुष्प कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए पुष्प व्रंत क्या होते हैं एक्चुअल में, तो आपको ये पता चल गया होगा कि पुष्प व्रंत जो होते हैं एक प्रकार के डंठल होते हैं जिसके द्वारा पुष्प जो होता है वह किसी भी शाखा या टहनी से अटैच होता है, जुड़ा रहता है। वही भाग क्या कहलाता है, आपका पुष्प व्रंत या डंठल कहलाता है। तो अब आपको यहां पे आपको देखना है कि जैसे कि ये जो हमारे पास एक फ्लावर बनाया गया है, इस फ्लावर में आपको क्या दिख रहा है, ये जो नीचे वाली संरचना होती है, ये जो डंठल वाली संरचना होती है यही क्या कहलाती है, पुष्प ग्रंथि या पेडिकल। और यही डंठल के थ्रू कोई भी पौधे की टहनी या शाखा से जो पुष्प होते हैं वो अटैच या जुड़े रहते हैं। तो पेडिकल या पुष्प ग्रंथ क्या होते हैं, ये डंठल होते हैं जिसके द्वारा पुष्प किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा रहता है।
दूसरा भाग क्या है? पुष्पासन, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं थैलमस। तो देखिए पुष्पासन या थैलमस की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली यह पुष्प का वह अंग है जिस पर पुष्प के प्रमुख चारों भाग उपस्थित होते हैं। देखिए बेसिकली पुष्प में तो कई भाग होते हैं, लेकिन यदि पुष्प के प्रमुख भागों की बात करें तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, और चारों के चारों जो प्रमुख भाग होते हैं वो पुष्पासन या थैलमस के ऊपर ही स्थित होते हैं। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? पुष्पासन, यानी इसके ऊपर सभी लोग क्या होते हैं, जो मेन भाग हैं वो आश्रित होते हैं, स्थित होते हैं। अब आपको देखिए यदि हम पुष्पासन की बात करें तो देखिए इस पूरी की पूरी संरचना में देखिए ये जो आपको गोलाकार संरचना यहां पे दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाती है? थैलमस कहलाती है। और इसी थैलमस में आप देख सकते हैं पुष्प के जो चारों प्रमुख भाग हैं, जैसे कि पहला क्या हो गया? बाएं दलपुंज यानी कि कैलिक्स। दूसरा क्या हो गया? करोला या दलपुंज। देखिए ये वाली जो संरचना ये क्या कहलाती है? दलपुंज या करोला कहलाती है। इसके बाद देखिए तीसरी संरचना जो है ये एंड्रोसियम हो गई, और चौथी संरचना ये वाली जो संरचना पूरी मिलाकर के गाइनोसियम है। तो मुख्य रूप से एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के जो चारों प्रमुख भाग होते हैं वो किसके ऊपर स्थित होते हैं? थैलमस या पुष्पासन के ऊपर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पासन क्या होता है? एक ऐसा अंग होता है पुष्प का जिसके ऊपर पुष्प के चारों प्रमुख भाग जो हैं स्थित होते हैं, या हम कह सकते हैं आश्रित होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं पुष्प के 4 प्रमुख भागों की, तो देखिए पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। और हिंदी में यदि हम बोले तो बाएं दलपुंज, दलपुंज, पुमंग व जायांग। तो आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे बाएं दलपुंज यानी कि कैलिक्स क्या होता है। तो देखिए यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और इसकी प्रत्येक इकाई जो है बाएं दल कहलाती है, और ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। देखिए कोई भी पार्ट यदि फ्लावर का है तो उसकी यूनिट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारी यूनिट ही आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? पुष्प का प्रमुख भाग का निर्माण करते हैं। जैसे कि बाएं दल पुंज होता है तो कई सारे सेपल्स या जो बाएं दल होते हैं ये आपस में मिलकर के बाएं दल पुंज का निर्माण करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो बाएं दल पुंज यानी जो कैलिक्स होते हैं इनकी यूनिट क्या होती है? सेपल यानी कि बाएं दल होती है। तो आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं बाएं दल पुंज की, तो बाएं दल पुंज आप प्रायः किसी भी पौधे में देखेंगे आपको जो बाएं दल पुंज होते हैं वो हरे कलर के ही दिखाई देते हैं। कुछ अपवादों को यदि छोड़ देंगे तो मुख्य रूप से जो बाएं दलपुंज या कैलिक्स होते हैं वो प्रायः हरे ही रंग के होते हैं। अधिकतर पौधों में हम कह सकते हैं कि जो बाएं दलपुंज होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। अब चलिए दूसरा जो भाग है पुष्प का वो है दलपुंज। देखिए पुष्प के जो प्रमुख भाग हैं उनमें पहला तो क्या हो गया? बाएं दलपुंज हो गया। दूसरा प्रमुख भाग क्या है? दलपुंज, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं करोला। तो देखिए करोला या दलपुंज की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है तथा इसकी प्रत्येक इकाई जो है दल या पेटल कहलाती है। क्या कहलाती है? दल या पेटल कहलाती है इसकी हर एक इकाई। तो आपको याद रखना है कि करोला की जो इकाई होती है यानी दलपुंज की जो इकाई होती है वो क्या होती है? दल होती है, पेटल होती है। देखिए अलग अलग रंग के हो सकते हैं। दलों की यदि हम बात करें तो इसकी मेन कैरेक्टर क्या है कि दल जो हैं यह कई सारे अलग अलग रंग के हो सकते हैं। दल देखिए कई सारे अलग अलग रंगों के तो हो ही सकते हैं, साथ में दल जो होते हैं ये पुष्प को आकर्षक बनाते हैं। अब जब पुष्प को आकर्षक बनाते हैं जिसके कारण जो कीट वगैरह हैं ये पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं, और जब पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं पुष्पों में बैठते हैं तो उनमें जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, वो चिपक जाते हैं, और फिर जब वो दूसरे किसी फ्लावर में जाते हैं तो उसमें क्या होता है? परागण की या पॉलिनेशन की क्रिया जो है संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो दलपुंज होते हैं इसका कार्य क्या होता है कि पुष्प को आकर्षक बनाना, जिसके कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया यानी कि पॉलिनेशन की प्रोसेस भी संपन्न होती है। और दलपुंज यानी कि करोला की यूनिट भी आपको याद रखनी है, क्या होती है? पेटल या दल होती है। यह भी आपको याद रखना है। यहां पे आपको एक चीज नोट करनी है कि जो दलपुंज व बाएं दलपुंज होते हैं ये पुष्प के सहायक चक्र होते हैं जो पुष्प के आवश्यक चक्रों को सुरक्षा देते हैं। देखिए जो पुष्प के आवश्यक चक्र होते हैं वो होते हैं पुमंग व जायांग, और इन पुमंग व जायांग यानी कि जिनमें से नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं, तो ये दोनों पुष्प के जो प्रमुख जनन अंग हैं इनको ये क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी बेसिकली बाएं दलपुंज व दलपुंज जो होते हैं ये बाएं चक्र के रूप में होते हैं और ये आंतरिक चक्रों को आपस में सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो पुष्प का प्रमुख भाग है वो है पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम की बात यदि हम करते हैं तो पुमंगों की यदि हम बात करें तो
देखिए यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है और यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर जो है नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो मेल गैमीट का निर्माण होता है वो पुमंग या एंड्रोसियम के अंदर ही होता है। इसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, एंड्रोसियम को हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। और इसकी प्रत्येक इकाई जो है पुंकेसर या स्टेमेन कहलाती है। यह भी आपको याद रखना है कि पुमंग की जो इकाई होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है? पुंकेसर या स्टेमेन कहलाती है। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि जो पुमंग होता है मुख्य रूप से बेसिकली उसकी यूनिट क्या होती है? पुंकेसर। तो कई सारे पुंकेसर मिलके ही तो पुमंग का निर्माण करते हैं। अब देखिए यदि हम एक पुंकेसर की संरचना या स्टेमेन की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से उसमें 3 भाग दिखाई देते हैं हमको। बेसिकली 2 ही भाग होते हैं। एक तो होता है ऊपर वाला जो भाग जो कि 2 पालियों में यहाँ पे विभक्त आपको दिखाई दे रहा है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? परागकोश या एंथर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो स्टेमेन या पुंकेसर का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? परागकोश यानी कि एंथर कहलाता है। और देखिए इसके जो नीचे वाला लंबा भाग होता है, ये जो तंतु वाला भाग होता है, ये फिलामेंट कहलाता है या पुतंतु कहलाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो ऊपर वाला भाग होता है परागकोश कहलाता है और जो नीचे वाला भाग होता है ये फिलामेंट या पुतंतु कहलाता है। और आपस में जो दोनों लोब आपस में जिसके थ्रू जुड़े होते हैं उसको हम कनेक्टिव या योजी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पुमंग जो होते हैं इसकी यूनिट क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। अब देखिए यहां पे यह हो सकता है कि एंड्रोसियम में कई सारे पुंकेसर हैं। एंड्रोसियम में पुमंगों की जो संख्या होती है पुमंगों में या एंड्रोसियम में जो स्टेमेन या पुंकेसरों की संख्या होती है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होती है। तो मुख्य रूप से जो पुमंग होते हैं या एंड्रोसियम होते हैं उसमें अलग अलग पौधों के पुष्पों में अलग अलग संख्या हो सकती है। जैसे कुछ पौधे होते हैं जिसमें स्टेमेन या पुंकेसर क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि असंख्य होते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे कि जो मालवेसी फैमिली होती है, जैसे जो चाइना रोज का प्लांट होता है, गुड़हल का प्लांट होता है, उसमें जो एंड्रोसियम या पुमंग होते हैं उनमें जो पुंकेसर होते हैं वो कई सारे होते हैं, यानी उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो मुख्य रूप से स्टेमेन जो होता है वो मुख्य रूप से 2 या 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो परागकोश, योजी या पुतंतु, ये आपको याद रखना है। और ये जो स्टेमेन होते हैं या पुंकेसर होते हैं इनमें जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष के अंदर ही ये जो आपको 2 यहाँ पे दिख रही है 2 कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। एक लोब के अंदर 2 कोष्ठ हैं और दूसरे लोब को भी यदि हम मिला दिया जाए तो 4 कोष्ठ हो जाते हैं। और इन जो पराग कोष के ये जो दोनों लोब दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर जो ब्लू कलर से यहाँ पे आपको 4 कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं परागधानी या लघु बीजाणुधानी। और इन परागधानी या लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर होते हैं, यानी कि लघु बीजाणु या परागकण होते हैं जो कि महीन पाउडर के रूप में होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पुमंग होते हैं बेसिकली किसी भी फ्लावर के मेल जो जनक होते हैं, यानी कि नर जनन, या हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से नर जनन भाग होता है। कौन? तो यहाँ पे आपको याद रखना है पुमंग जो होता है यह किसी भी पुष्प का नर जनन भाग होता है और इसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है या स्टेमेन कहलाती है। और स्टेमेन जो है कई सारे भागों से मिलकर बना होता है। और स्टेमेन में जो परागकोश होता है उसके अंदर परागधानियां या लघु बीजाणुधानी होते हैं जिसके अंदर ही परागकण होते हैं। और परागकण ही किसी भी पौधे के नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो आपको यहां पे याद रखना है। देखिए पुष्प का जो चौथा प्रमुख भाग होता है वो कहलाता है जायांग। जायांग को यदि हम बात करें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? गायनोसियम भी कहते हैं। तो देखिए जायांगों की यदि हम बात करें तो बेसिकली यह पुष्प का चौथा जो है आंतरिक आवश्यक चक्र होता है, क्योंकि यह पुष्प के सबसे अंदर पाया जाता है इसलिए यह पुष्प का चौथा आंतरिक आवश्यक चक्र होता है। और यह किसी भी फ्लावर या किसी भी पुष्प का मादा जनन भाग होता है, यानी फीमेल पार्ट होता है। तो मुख्य रूप से यह किसी भी पुष्प का क्या होता है? मादा जनन भाग होता है। और इसकी प्रत्येक इकाई को हम अंडप या क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, या हम इंग्लिश में कहें तो कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो जायांग होते हैं इसकी यूनिट क्या कहलाती है? स्त्री केसर या अंडप कहलाती है, यानी कि कार्पल या पिस्टिल कहलाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बेसिकली कि जो जायांग होता है ये क्या होता है? पुष्प का, किसी भी पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसकी इकाई जो है अंडप या स्त्री केसर कहलाती है। और जायांगों की यदि हम बात करें तो यह
मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर के बना होता है। देखिए बेसिकली आपको ये जो संरचना फ्लावर में दिखाई देती है, इसमें जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है ये वर्तिकाग्र होता है, क्योंकि परागकण जो होते हैं सबसे पहले वर्तिकाग्र में ही गिरते हैं और वर्तिकाग्र में गिरने की क्रिया ही क्या कहला जाती है, पॉलिनेशन या परागण कहला जाती है। तो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र की यदि हम बात करें तो यह अंडाशय के सबसे ऊपरी वाला भाग जो होता है यह वर्तिकाग्र कहलाता है। वहीं ये जो आपको लंबी नलिकाकार संरचना दिखाई देती है, यहां से लेकर के यहां तक जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, यह संरचना स्टाइल या वर्तिका कहलाती है। और ये जो नीचे गोलाकार या अंडाकार संरचना दिखाई दे रही है, ये अंडाशय या ओवरी कहलाती है। तो मुख्य रूप से आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जो अंडाशय होता है, इसमें अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये तीनों भाग मिलकर के जायांग का निर्माण करते हैं, यानी किसी भी फीमेल पार्ट का निर्माण करते हैं। तो मादा जनन भाग का निर्माण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन शामिल होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इसके बाद यहां पे आपको यह चीज नोट करना है कि जो पुमंग व जायांग होते हैं, यानी जो एंड्रोसियम व गाइनोसियम होते हैं, ये पुष्प के आवश्यक जननिक चक्र होते हैं। क्या होते हैं? यह किसी भी फ्लावर के आवश्यक जननिक चक्र होते हैं, क्योंकि यही जो है नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। अब आपको यहां पे देखना है कि सबसे पहले तो आपको एंड्रोसियम के बारे में देखना है। तो देखिए इसकी एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है ये क्या कहलाती है, पुंकेसर या स्टेमेन कहलाती है। तो पुंकेसर या स्टेमेन की यदि हम बात करते हैं तो आपको ये जो संरचना पूरी की पूरी ब्लू कलर से दिखाई जा रही है, ये संरचना क्या है, स्टेमेन की संरचना है। और स्टेमेन की संरचना में ये देखिए जो ऊपर के लोब हैं ये क्या कहलाते हैं, एंथर या परागकोश कहलाते हैं। वहीं जो ये नीचे वाला तंतु होता है ये फिलामेंट कहलाता है। अब देखिए कई सारे आपस में स्टेमेन मिलकर के एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो एंड्रोसियम होता है उसकी इकाई पुंकेसर होती है, और पुंकेसर मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है, एंथर और पुतंत, एंथर और फिलामेंट। अब इसके बाद देखिए यदि हम बात करते हैं जायांग की, तो हमने आपको क्या बताया कि ये जो पूरा का पूरा भाग होता है, जो आंतरिक भाग होता है पुष्प का, इसमें क्या होता है, जो ओवरी या अंडाशय होती है, और इसके ऊपरी वाला ये जो नलिकाकार भाग होता है ये वर्तिका या स्टाइल कहलाता है, और सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। और इन्हीं जो अंडाशय होते हैं, इन्हीं अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओब्यूल कहते हैं। और इन ओब्यूल्स के अंदर ही होते हैं क्या, मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, मादा युग्मक होता है। तो आपस में आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है उसमें हमको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। इन भागों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यदि आपको आगे चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आपको एक नॉर्मल फ्लावर की या एक टिपिकल फ्लावर की, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको यह पता हो जाएगा कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, तभी आपको आगे की प्रोसेस जो है वो समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।